great. Now let's start the new chapter of microeconomics 11th class. The name is concept of revenue. इससे पहले के जो वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है उसको हमने कंप्लीट किया था और मैंने बताया था अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने खत्म किया था, वहाँ पे बताया था कि यहाँ से सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो उसी में पिछला चैप्टर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन फंक्शन को कंप्लीट किया था, टेक्निकल फैक्टर को। तो इसी सीरीज में जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब ये थोड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं जो देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जो यहाँ से आगे जो चीजें होंगी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बाद जब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की और फॉर्म्स ऑफ मार्केट और वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। क्लियर है चीज? तो नाउ टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू, व्हाट डज इट मीन? एक मैन्युफैक्चरर के लिए अगर मैं कंसीडर करूं, एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे बात करूं, एक प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर के तौर पे मैं कंसीडर करूं, तो मेरे लिए रेवेन्यू का मतलब क्या है, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? अब रेवेन्यू की सिंपल सी डेफिनेशन जो लिखा बता रखी है उसमें है कि इट इज मनी रिसिप्ट्स, ठीक है, यानी टोटल मनी रिसिप्ट बाय वे ऑफ सेलिंग इट्स एंटायर आउटपुट। फिर से रिपीट करता हूं कि बीइंग ए फर्म, बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, रेवेन्यू स्टैंड फॉर टोटल मनी रिसिप्ट और सेल्स रिसिप्ट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सेलिंग इट्स एंटायर आउटपुट। एग्जांपल से समझते हैं, मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं जो मार्कर बनाता है, तो मेरे पास एक टोटल 3 मार्कर्स हैं जिनको मैंने आउटपुट किया, जिनका प्रोडक्शन मैंने किया, ठीक है। अब मेरे लिए रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? यानी तीनों मार्कर्स को मार्केट में बेचने से जो टोटल मनी मुझे मिलेगी, टोटल मनी रिसिप्ट जो होगी, या जो सेल्स की वजह से या सेल्स के रिगार्डिंग जो पैसा मुझे मिलेगा, मनी जो मुझे मिलेगी, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? रेवेन्यू। क्लियर है चीज? यानी सिंपल सी चीज अगर मैं कंसीडर करूं तो टोटल रेवेन्यू कहूं, रेवेन्यू कहूं, बात एक ही बात है। अब रेवेन्यू का मतलब यही कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को जो मार्केट में बेचते हैं, उसको मार्केट में बेचने से जो मनी रिसिप्ट आपको मिलता है, जो पैसा आपको मिलता है, वो आपके लिए क्या कहलाता है? रेवेन्यू, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन रेवेन्यू मतलब मुझे ज्यादा कंफ्यूजन होना भी नहीं है, सिंपल सी बात है, जितना आउटपुट आप बनाते हो या फिर एक के रिगार्डिंग समझो तो एक यूनिट को बेचने से जो मिलेगा वो रेवेन्यू हो गया, सभी यूनिट्स को बेचने से जो मिलेगा वो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है कि अगर मैं रेवेन्यू को कंसीडर करूं तो नॉर्मली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट हु इज नॉट बिलोंगिंग टू द कॉमर्स स्ट्रीम, हु इज नॉट used to be a student of commerce stream and now he is making the study of subject like economics, then things are very difficult to understand what is the actual meaning of revenue. तो पहली चीज क्या होता है कि रेवेन्यू को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इट डज नॉट इंडिकेट दैट इट इज ए प्रॉफिट, यानी रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है। क्लियर है चीज? यानी सिंपल सी बात है कि मैं आज 500 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराता हूं, तो 1 साल बाद मुझे 500 बढ़ के कितना हो जाता है? 550, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई मेरे से पूछे कि टोटल रेवेन्यू कितना है, तो इन दैट केस मैं कहूंगा 550। क्लियर है चीज? ठीक है, यानी टोटल मनी रिसिप्ट, रेवेन्यू तो अभी नहीं समझेंगे, लेकिन टोटल मनी रिसिप्ट कितनी है? 550। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपने कितनी अर्निंग की है, या फिर मैं ये कहूँ कि कितना प्रॉफिट आपने कमाया, जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके एवज में कितना रिटर्न आपको मिला, तो दैट इज ₹50, क्योंकि 500 ओनली मेरे पास क्या था? अवेलेबल था, ठीक है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू का जो कंसीडरेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा रेवेन्यू या मनी रिसिप्ट जो भी मुझे मिली है, उसमें से माइनस कर दूंगा किसको? कॉस्ट को, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू में से मैं कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो वो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा? मेरा लाभ, ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे रेवेन्यू को फाइंड आउट करना हो सब्जेक्ट टू गिवन इंफॉर्मेशन, तो यहां एक कैलकुलेशन ये भी बनेगा कि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ये किसके बराबर होगा? रेवेन्यू, ठीक है। तो ये चीजें मुझे याद रखनी है, मैं जब मैं रेवेन्यू को कंसीडर करूंगा, रेवेन्यू चैप्टर को पढ़ूंगा, तो मुझे ये चीजें याद होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए इनके बारे में, इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ रेवेन्यू, इसमें पहला है टोटल रेवेन्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीआर बोलते हैं। अब टीआर का सिंपल सा मतलब क्या है? मैंने बताया था कि टोटल मिला के 3 मार्कर मैंने बनाए और तीनों मार्कर्स को बेचने से जो पैसा मुझे मिला वो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू। लिखा है कि रेफर टू द मनी रिसिप्ट ऑफ ए फर्म द सेल्स ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। द सेल्स ऑफ टोटल आउटपुट यानी जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने बनाई है, जितना आपका प्रोडक्शन है, जितना आपका आउटपुट है, उस सारे आउटपुट को बेचने से जो टोटल मनी रिसिप्ट आपको मिला है, एंटायर आउटपुट को बेचने से जो टोटल मनी रिसिप्ट आपको मिला है, जो पैसा आपको मिला है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू। और इसका फॉर्मूला हमने लिखा है कि टीआर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, और प्राइस को हमने कंसीडर किया एआर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको अभी कंसीडर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
नाउ टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल रेवेन्यू, अब देखो यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद हमने देखा मार्जिनल कॉस्ट, और अब मेरे पास क्या है मार्जिनल रेवेन्यू। डेफिनेशन सेम है, यानी एमआर रेफर टू द चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड। एमपी क्या था, एक वेरिएबल फैक्टर एडिशनल लगाओगे, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, ठीक है। कॉस्ट में क्या था, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कितनी, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया। अब बात करें रिवेन्यू की, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि भाई टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आया, यानी चेंज इन टोटल रिवेन्यू जब एक अतिरिक्त इकाई कमोडिटी की बेची जाती है, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सोल्ड, जो टीआर में चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला वही है टीआर एन माइनस 1 और चेंज इन टीआर और चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन आउटपुट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है कि एआर इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज द सेम एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी सिंपल सी बात है कि मैं अगर टीआर को कंसीडर कर रहा हूं तो टीआर का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और अब मुझे अगर एआर काउंट करना हो तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, टीआर अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। और टीआर को मैं लिख सकता हूं प्राइस इनटू क्वांटिटी, और डिवाइड करेंगे इसको क्वांटिटी आउटपुट से, तो क्वांटिटी से क्वांटिटी क्या होगा, लेस हो जाएगा। और अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, एआर इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा मार्केट का चैप्टर अपन कंसीडर करेंगे। फिलहाल तो डेफिनेशन क्या होगी, एआर इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी प्रत्येक इकाई के यूज में कितना रेवेन्यू मिला, एक यूनिट को बेचने से कितना रेवेन्यू मिला। एआर इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज द सेम एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और फार्मूला है एआर इज इक्वल टू टीआर अपॉन क्वांटिटी एंड आल्सो इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और यहां से ये क्या होगा, कट जाएगा, तो फिर से मेरे पास यही आता है कि एआर इज इक्वल टू प्राइस, ठीक। अब इनके जो वेरियस एस्पेक्ट है रेवेन्यू के, उनको हम कंसीडर कर रहे हैं, जहां पे हम बात करेंगे किसके बेसिस पे, एवरेज रेवेन्यू के बेसिस पे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें कि जो मार्केट का चैप्टर है उसमें हम देखेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मतलब यहाँ जो चीजें मुझे याद रखनी है कि जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे सैमसंग का। अब सैमसंग की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको मान लेते हैं क्या, इंडस्ट्री, ठीक है। बात समझ में आ गई। और उनके जो वेरियस काइंड ऑफ सेलर्स हैं, मान लो मैं मार्केट में बात कर लूँ, यहाँ वहाँ कहीं भी आप जो सिटीज एरिया हैं उनमें देखोगे कि वहाँ पे जो मोबाइल शॉप्स हैं, जो शोरूम्स हैं, जो आउटलेट्स हैं सैमसंग के, वो सैमसंग के मोबाइल को क्या करते हैं, बेचने का काम करते हैं, ठीक है। तो उनको हम कंसिडर कर लेते हैं फर्म्स। क्लियर चीज। अब मेरा जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस एग्जांपल वो ये है कि जब आप एक इस तरह के मार्केट में डील करते हैं जहां पे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के वेरियस काइंड ऑफ सेलर्स हैं और वेरियस काइंड ऑफ बायर हैं, ठीक है, तो क्या वहां फ्लेक्सिबिलिटी प्राइस में मिलेगी, या फिर मैं कहूं जो डिफरेंस प्राइस होगा या अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह के मार्केट में नहीं होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्म होती है ना, फर्म की बात करूं, वो फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ठीक है। वो प्राइस मेकर नहीं होती, यानी प्राइस डिसाइड करने का राइट परफेक्ट कंपटीशन में किसके पास है, इंडस्ट्री के पास, ठीक है। और फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर। यानी सिंपल सी बात करूं, अगर जितने भी मोबाइल शॉप्स हैं, ठीक है, किसी सिटी एरिया में, वो उस पर्टिकुलर कंपनी के मोबाइल्स को उसी रेट पर सोल्ड आउट करते हैं जो मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, जो मार्केट में चलन में है, जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर मॉडल को आप उठा लीजिए, सैमसंग कंपनी के मोबाइल का, उसका जो प्राइस आपको मार्केट में मिलेगा, वहां पे ये नहीं कहता कि मतलब कि भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-4 रुपए 5-10 रुपए महंगा सस्ता हो सकता है, लेकिन मेनली हम कंसिडर करेंगे कि जो प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट है, जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, वो उसी पे मोबाइल को बेचती हैं, उसी पे क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को सोल्ड आउट करती है। जब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव या परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करूंगा, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई नीड टू रिमेंबर regarding the perfect competition market, that in this type of market firms is always a price taker, he is not a price maker. Price maker is industry. That means in case of this example, the price of product is decided by the industry. That means Samsung company having the complete right to decide the price of its output. In case of firm, they are price taker, यानी जो प्राइस इंडस्ट्री उनको सजेस्ट करेगी वो उसी पे क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बेचेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। और हमने यहाँ पे कंसीडर किया था कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस के बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस के बराबर होगा, ये भी हमने कंसीडर किया।
तो अब दो एस्पेक्ट मेरे पास है जब हम बात करें एवरेज रिवेन्यू की, जब एआर आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब एआर कांस्टेंट होने का मतलब अभी एग्जांपल कंसीडर किया, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एआर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो प्राइस है वो बराबर किसके होगा, एआर के, ठीक है, और जो प्राइस है वो किसके बराबर होगा, एमआर के। यानी यहां मैं कह सकता हूं कि जब आपका एआर कांस्टेंट है उस केस में आपका एआर और एमआर क्या होगा, बराबर होगा, और जो टीआर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, वो हमेशा किस रेट के साथ इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रेट के साथ। एंड द रीजन बीइंग क्योंकि एआर क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई एआर इज इक्वल टू एमआर स्पेशली व्हेन एआर इज कांस्टेंट, ठीक है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और जो टीआर होगा वो कांस्टेंट रेट के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां पे ये चीज मुझे पता लग रही है, ठीक है। तो ये हमारा टीआर कर्व है। और बात करूं रिवेन्यू के रिगार्डिंग, तो यहां पे मुझे ध्यान रखना है कि एआर इज इक्वल टू एमआर और एमआर इज इक्वल टू, यहां पे ये भी लिख सकता हूं, प्राइस, प्राइस इक्वल टू एआर, एआर इज इक्वल टू एमआर, ठीक है। तो इससे मुझे समझ लेना है कि जब एवरेज रिवेन्यू आपका कांस्टेंट है तो उस केस में जो चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि टीआर कांस्टेंट रेट के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, एआर इज इक्वल टू एमआर है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका एआर कांस्टेंट नहीं है। अब एआर कांस्टेंट नहीं है दैट मींस प्राइस का आपका कांस्टेंट नहीं है, प्राइस का लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस एग्जांपल में कंसीडर करूं आउटपुट मुझे गिवन है और यहां पे देखो टीआर क्या है, 10, 19, 27, 34। अब टीआर कांस्टेंट रेट के साथ नहीं बढ़ रहा, उसका रीजन क्या है कि आपका प्राइस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। और प्राइस अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपका जो एआर और एमआर का लॉजिक हमने अप्लाई किया, यानी यहां पे कह सकता हूं कि प्राइस कांस्टेंट रहता तो प्राइस इज इक्वल टू एआर तो होगा, ठीक है, यानी प्राइस इज इक्वल टू एआर तो होगा, लेकिन एआर इज नॉट इक्वल टू एमआर होगा। पिछले केस में जब कांस्टेंट था वहां पे हमने देखा था कि यहां कंडीशन क्या बनती है कि प्राइस इक्वल टू एआर है और एआर इक्वल टू एमआर है। ये तब है जब प्राइस क्या है आपका, कांस्टेंट है। लेकिन अगर बात करूं जब प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता तो उस केस में मुझे ध्यान रखना है कि प्राइस इक्वल टू एआर तो होगा लेकिन एआर इज नॉट इक्वल टू एमआर होगा। उसका रीजन है क्योंकि प्राइस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं इस चीज को तो मुझे देखना होगा डायग्राम में ये मेरा क्या है कि टीआर, डायग्राम जो टीआर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टीआर को मैंने देखा यहाँ पे टीआर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डाउनफॉल इसका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो चीजें मेरे सामने निकलेंगी, सबसे पहले अगर एमआर की बात करूं तो मुझे याद रखना है कि एमआर इज इक्वल टू टीआर एन माइनस 1। क्लियर है चीज। उसके बाद अगर यहाँ पे एनालाइज करूं तो मुझे पता लगेगा कि जो एमआर गिर रहा है यानी एमआर कम हो रहा है, तो इस केस में एआर इज ग्रेटर देन एमआर, ठीक है। यानी ये जो एमआर कर्व है ये क्या है, बिलो है किससे, एआर से। तो इसका मतलब ज्यादा तेजी से कमी किस में आ रही है, एमआर कर्व में, यानी एमआर में कमी आ रही है, तो इसका मतलब एआर इज ग्रेटर देन एमआर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं जब आपका एमआर गिर रहा है तो उस केस में जो टीआर है वो बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। यानी जब एमआर गिर रहा है तो इसका मतलब टीआर क्या है, यानी जब तक ये कहूं कि एमआर पॉजिटिव है उस केस में आपका टीआर इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है, जब तक आपका एमआर क्या है, पॉजिटिव है। जब आपका एमआर क्या होता है, 0 होता है, तो उस केस में आपका टीआर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। टीआर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एमआर नेगेटिव होगा, दैट मींस मैं कह रहा हूं कि एमआर जैसे नेगेटिव होगा तो उस केस में आपका जो टीआर है वो डिक्लाइन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, वो घटना क्या होगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, जो रिलेशन है कि व्हेन AR इज नॉट कांस्टेंट इन दैट केस मुझे याद रखना है कि PR इज इक्वल टू AR, ठीक है, AR इज नॉट इक्वल टू MR। अब रिलेशनशिप की बात करें तो पहला रिलेशनशिप फॉर्मूले पे बेस्ड होगा कि MR का जो फॉर्मूला है वो क्या है, TRn-1, या फिर ये कहूं कि चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, है मुझे याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर रिलेशनशिप अगर MR कम हो रहा है तो उस केस में क्या है, AR इज ग्रेटर देन MR। यानी इस डायग्राम से मुझे पता लग जाता है कि MR में ज्यादा तेजी से कमी आ रही है। यहां पे देख सकते हैं इसको, MR 10 था, AR भी क्या था, 10 था, ठीक है। जैसे MR क्या हुआ, 9 हुआ, तो AR कितना है, 9.5। यानी यहाँ पे जो कमी आई है 0.5 की है और यहाँ पे कमी पूरी कंप्लीट 1। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 9 to 8, यहाँ भी 1 की कमी और यहाँ फिर से कितने की है, 0.5 की। यानी ज्यादा तेजी से कमी किसमें आ रही है, MR ज्यादा तेजी से घट रहा है कंपेयर टू AR, ठीक है।
जब एमआर आपका कम हो रहा है तो उस केस में याद रखना है कि टीआर इंक्रीज हो रहा है, यानी जब तक मैं कहूं कि एमआर जब तक पॉजिटिव है उस केस में टीआर बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। ठीक है, एमआर जैसे जीरो होता है उस पॉइंट पे टीआर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जैसे एमआर नेगेटिव होगा आपका टीआर क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर चीज? तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। दैट्स व्हाट ऑल वी हैव रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।